नमस्कार दोस्तों, हिंदी सरोज के YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यही वो चैनल है, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों को मिलता है पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आप यूजीसी नेट हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आपका सब्जेक्ट है हिंदी, तो आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे ज्यादा मैटर फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। दोस्तों, ये हमारा फ्री बैच हमने दिसंबर 2024 को टारगेट करके चला रखा है, जो कि टारगेट कर रहा है यूजीसी नेट एग्जाम को और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को। यहां पर आपको जितना मैटर मिलेगा इतना और कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि एक तरफ हमने यूनिट 2 शुरू की हुई है जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, और दूसरी तरफ हम यूनिट नंबर 7 हिंदी कहानी पढ़ रहे हैं। यहां पर आप लोगों को कम से कम 50 क्लासेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी गई हैं, आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी कहानी तीसरी कसम है, जिसका दूसरा नाम मारे गए गुलफाम भी है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है, एकदम देहाती भाषा में लिखी हुई, और इसके ऊपर बहुत बड़ी फिल्म भी बन चुकी है जिसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी जीता है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। फणीश्वर नाथ रेणु की ये कहानी है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इस कहानी के बारे में देख लेते हैं। कहानी थोड़ी सी लंबी है, संयम बना के रखिए और साथ में पूरा इसको हम पढ़ेंगे, इसके आने वाले सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु कृत तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। फणीश्वर नाथ रेणु हैं इसके लेखक। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में हुआ था, और ये कहानी जो है ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेके बैठिए, जो भी नोट्स लिखने के लिए मैं बोल रहा हूं, जो भी पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं वो पॉइंट्स नोट करते चलिए। इसके बाद में जब हम पूरी कहानी पढ़ेंगे, उस कहानी में जो महत्वपूर्ण कथन है वो मैं आपको बताता चलूंगा, उनको नोट करते हुए चलिएगा। इस कहानी के 10 साल बाद 1966 ईस्वी में तीसरी कसम फिल्म रिलीज हुई थी, और इस फिल्म के संवाद भी जो है वो रेणु जी ने ही लिखे थे। फणीश्वर नाथ रेणु ने ही इस कहानी पर आधारित जो फिल्म बनी थी तीसरी कसम, उसके संवाद भी इन्होंने ही लिखे थे। और इस फिल्म को 1967 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। इस कहानी में हीरामन जो है 3 कस्में खाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। पहला तो कि वह गाड़ी पर तस्करी का माल नहीं लादेगा, दूसरा बांस की लदनी नहीं करेगा, और तीसरा कि नौटंकी की किसी नर्तकी को गाड़ी में नहीं बैठाएगा। ये 3 कस्में हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी 3 कस्में हमारा नायक हीरामन लेता है, तो ये कस्में आपको याद रहनी चाहिए, इनको नोट कर लीजिए। कहानी के पात्र देख लेते हैं। मुख्य पात्र 2 हैं, बाकी सब गौण पात्र हैं। नायक है हीरामन और नायिका है हीराबाई, और गौण पात्र इसमें कई हैं। उनमें से भी जो मुख्य गौण पात्र हैं वो हैं पलटन दास, लालमोहर, धुन्नीराम, मुनीम। और कहानी पढ़ते हुए जितने भी अन्य गौण पात्र आते जाएंगे उनका नाम हम एक जगह पे नोट करते जाएंगे, 2 लाइनें छोड़ दीजिएगा उसके लिए। ये जो ठुमरी कहानी संग्रह है जिसमें ये कहानी संग्रहित है, उस कहानी संग्रह में दोस्तों 9 कहानियां हैं। उन 9 कहानियों का नाम हमें क्रमवार याद होना चाहिए, क्योंकि जिस भी कहानी संग्रह में आपके सिलेबस में लगी हुई कहानी है उसकी बाकी अन्य कहानियों के नाम भी पूछे जाते हैं और वो आपको याद होने चाहिए। तो इसी कहानी संग्रह का पहला पेज, अनुक्रम वाला पेज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ये कहानियां जो है क्रमवार तरीके से लिख लीजिए और इनको क्रमवार तरीके से ही याद कीजिएगा, क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट जो है किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के प्रश्न पूछ रहा है। कहीं वो क्रम वाला प्रश्न इसमें पूछ ले तो फिर हमारे 2 नंबर कट जाएंगे।
तो 2 नंबर इसमें से एक प्रश्न इसमें से आना ही आना है। 2 प्रश्न भी आते हैं इस कहानी से। ये कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसका कोना कोना हमें देखना है। तो पहली कहानी जो है इसमें रसप्रिया है, दूसरी तीर्थोदक, तीसरी है ठेस, चौथी नित्यलीला, पांचवी पंचलाइट, छठी है सिर पंचमी का सगुन। इसके बाद हमारी कहानी तीसरी कसम या फिर मारे गए गुलफाम आती है। फिर है लाल पान की बेगम। ये लाल पान की बेगम भी अपने सिलेबस में लगी हुई है, आगे हम इसको पढ़ेंगे। और अंत में 3 बिंदिया कहानी इसमें संग्रहित है। इन 9 कहानियों के नाम आप लिख लीजिए और इनको याद कीजिए। अब कहानी का पूरा पठन करते हैं हम। थोड़ी लंबी कहानी है लेकिन बहुत ही रोचक कहानी है, घटनाएं बहुत ही रोचक इसमें घटती हैं। इसको पढ़ लेते हैं, कोशिश करेंगे कि इसको लाइन बाय लाइन हम पूरा पढ़ें और इंपॉर्टेंट जो इसमें बातें हैं एग्जाम में पूछे जाने लायक वो हम नोट करें। फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई ये कहानी। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। यहां से याद रखिएगा, यहां से शुरू होती है हमारी कहानी और कहानी की आरंभिक पंक्तियां पूछी जाती रही हैं एग्जाम में, आगे भी पूछी जाती रहेंगी। तो आरंभिक पंक्तियां हमें याद होनी चाहिए कि कहानी शुरू कहां से हो रही है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन। देखिए शुरू में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है कि हीरामन कितने वर्ष से गाड़ी चला रहा था, तो 20 साल से। सीमा के उस पार, सीमा के उस पार का अर्थ है नेपाल बॉर्डर। मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के जमाने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन अभी कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी थी पीठ में। कंट्रोल का जमाना, हीरामन कभी भूल सकता है उस जमाने को? एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबानी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पोख्ता हो गया था। पोख्ता हो गया था यानी वो सहम गया था, डर गया था, उसका कलेजा भारी हो गया था। फारबिसगंज की ये कहानी है। फारबिसगंज नाम याद रखिएगा, बहुत बार इसमें फारबिसगंज का नाम आया है। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता था। उसके बैलों की बड़ाई बड़ी गद्दी के सेठ जी खुद करते अपनी भाषा में। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में, यानी इंडिया साइड में गाड़ी पकड़ी गई है। महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। तो मुनीम कहां छिपा हुआ था? कपड़े की गांठों के बीच। दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है, एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर। रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज, ए गाड़ी रोको, साले गोली मार देंगे। 20 गाड़ियां एक साथ कचाकच कर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था यह 20 विशावेगा, यानी कि ये जो 20वां जो लदनी है ये ही हमारी नेगेटिव एनर्जी है, यही हमारा दुर्भाग्य लेकर आएगा। दरोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसे। हा हा हा, मुनीम जी ई ही, ए साला गाड़ीवान, मुंह क्या देखता है रे, ए कंबल हटाओ इस बोरे के मुंह से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोंचा मारते हुए कहा था, इस बोरे को साला। बहुत पुरानी अखच अदावत होगी दरोगा साहब और मुनीम जी में, नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन न डोले भला। यानी कि मुनीम जी ने उसको रिश्वत देनी चाहिए। 4000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है, 4000 की रिश्वत देनी चाहिए थी, ये भी नोट कर लीजिएगा। लाठी से दूसरी बार खोंचा मारा दरोगा ने 5000, फिर 5000 बोला, फिर खोंचा, उतरो पहले। यानी कि मुनीम जी दाम बढ़ाते गए रिश्वत का, लेकिन फिर भी जो दरोगा साहब है वो टस से मस ना हुआ, उसने उसको उतार कर ही माना। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतारकर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी, फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए।
तो कितना उन्होंने रिश्वत देना चाहा था? 5,000 तक मुनीम जी आ गए थे। तो ये प्रश्न पूछे जाने वाला तो है नहीं, फिर भी अगर पूछा जा सकता है कि रिश्वत कितनी देनी चाहिए, तो 4,000 और 5,000 बोले तो 5,000 उसमें लगा के आइएगा। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया इस बार निस्तार नहीं, जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल। हीरामन जो है वो बहुत ही भोली प्रवृत्ति का इंसान है, भोले किस्म का इंसान है। उसे अपने बैलों से बहुत ज्यादा प्यार है। जिस प्रकार किसी भी गाड़ी चलाने वाले को अपनी गाड़ी से बहुत ज्यादा प्रेम होता है, इसी प्रकार हीरामन जो है अपने बैलों से, अपने बच्चों से भी अधिक प्रेम करता है। न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वो मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3 दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमे आवाज में पूछा, का हो मामला गोल होखी का? फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3 4 गाड़ियों की आड़ हीरामन ने फैसला लिया। उसने धीरे से अपने बैलों की गले की रस्सियां खोल ली। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए कि उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जुती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के गलों को बेलाग कर दिया। बेलाग कर दिया यानी कि उस पे जो बांस की जो पट्टी लगी होती है उसको हटा दिया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सगड़ बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया, बेखटक बेआहट। फिर 1 ले 2 ले दुल की चाल। दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे पूंछ उठाकर। पीछे पीछे हीरामन। रात भर भागते रहे तीनों जन। माफ कीजिएगा। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी, अब कभी ऐसी चीजों की लदनी नहीं ला देंगे। चोर बाजारी का माल, तोबा तोबा। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ होगा, भगवान जाने उसकी सग्गड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी। दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुंदने बड़े जतन से गूंथे गए थे। 2 कस्में खाई हैं उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा, दूसरा बांस। अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाली चीज तो नहीं। और बांस लदने के लिए 50 रुपए भी दे कोई, हीरामन गाड़ी नहीं मिलेगी। दूसरे की गाड़ी देखे। बांस लदी हुई गाड़ी के 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खरैया शहर वाली बात। तिस पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाभकवा नौकर। लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। तो बांस की लदनी क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसकी दुर्घटना हो चुकी है बांस की लदनी लेकर, इसीलिए वो डरता है। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी थी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरैया शहर की लदनी भी छोड़ दी। तो किस शहर की लदनी हीरामन ने छोड़ दी थी? खरैया शहर की। ये नाम भी नोट कर लीजिए। और फिर फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधीदारी पर जोता। आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। हिस गाड़ीवानी करो मुफ्त। आधीदारी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है।
देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाघ का, जिसने पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला, ये नोट कीजिएगा कि ये जो लदनी थी, जो बाघ वाली लदनी थी, ये कहां से कहां तक उसने की थी, तो ये था चंपानगर से फारबिसगंज मेले में। आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। एक गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर के डेरकने लगे, रस्सी तुड़ाकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैयन, ऐसा मौका फिर हाथ न आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर, मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर मैं तो हूं ही। तो अपने बैलों का आत्मविश्वास बढ़ाता है कि बाघ तो पिंजरे में कैद है, वो हमारा क्या कर लेंगे। चलिए, इतनी बढ़िया लदनी मिल रही है, इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, हमारी गाड़ी जो है वो हम बनवा लेंगे, हमें आधेदारी में गाड़ी चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गाड़ीवानों के दल में तालियां पटपटा उठी थी एक साथ। सभी की लाज रख ली हीरामन के बैलों ने, हुक्म कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए एक एक करके। सिर्फ दाहिने बैल ने जुटने के बाद ढेर सारा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक के कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नकबंधन लगाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त की नहीं कर सकता कोई। हीरामन ने नाक पर पट्टी किस लिए बांधी थी? इसलिए बांधी थी ताकि उसको बाघ जो पिंजरे में कैद है, बघाइन है, उसकी बुरी दुर्गंध उसको ना आए। बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने, कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। अब फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी। आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघ गाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपए भाड़े के अलावा बुताद, चाह, बिस्कुट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा, सो फोकट में। और इस बार यह जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से गड्ढ में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोले खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिस की आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या? आहा, मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन फेनू गिलासी बोली। कौन सी बोली थी? फेनू गिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी, इसमें 2 नौटंकी का नाम आया है, इन दोनों को हम नोट कर लेंगे। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी की है, कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम उसने कभी नहीं सुना। देखने की क्या बात, सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाले ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले की तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी याद आ गई थी। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके? एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता है उसकी गाड़ी में। बैलों को डांटो तो इस बिस करने लगती है उसकी सवारी। उसकी सवारी औरत अकेली, तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर
पर मैं एक नजर डाल देता। अंगोछे की पीठ झाड़ता है, भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय, अजगुत अजगुत लग रहा था। अजगुत अजगुत का अर्थ यहाँ पे अद्भुत है, इसको नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है, शब्दार्थ में पूछे जाते हैं। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकिनी पिशाचनी तो नहीं। हीरामन की सवारी ने करवट ली, चांदनी पूरे मुख पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, ई तो परी है। परी की आंखें खुल गई। हीरामन के सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिटकारी दी। वह जीभ से तालू को सटाकर टी 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 आवाज निकालता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया तुम्हारा नाम क्या है? हूबहू फेनू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे, मुंह से बोली नहीं निकली। दोनों बैलों के भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। मेरा नाम है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में भी खुशबू है। मैं तो मीता कहूंगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहां हीरामन और कहां हीराबाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान चुनिया कर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को दुआली से हल्की झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ। वह क्या कह रही है? गप करे हीराबाई से, तोहे कहे या आहा। तो आप और तुम इस प्रकार संबोधित कहने की वहां की लोकल लैंग्वेज में, वहां की आम भाषा में तोहे कह सकते हैं या आहा कह सकते हैं। यहां पर हीरामन जो है वो डाउट में है कि किस शब्द से उसको संबोधित करे। उसकी भाषा में बड़ों को आहा अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोलकर गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। बहुत पुरान बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में भी वह मगन है। नदी के किनारे धन खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनिया गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी थी, जय भगवती। देखिए इसमें कई सारे गीत भी आए हैं इस कहानी में, और वो गीत अक्सर पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में। उन गीतों को भी नोट करना है हमें। आगे जो गीत आएंगे वो नोट करते जाइएगा। गीतों का क्रम भी पूछा जाता है और कौन सा गीत किसने गाया है ये भी पूछा जाता है। हीरामन ने आंख की कनखियों से देखा उसकी सवारी मीता। हीराबाई की आंखें गुजुर गुजुर उसको हेर रही हैं। हीरामन के मन में कोई अजानी रागिनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बुरा लगता है। हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा। यहां पर हीरामन की अवस्था दी गई है, वो 40 साल का है, इसको नोट कर लीजिए। हीरामन की आयु पूछी जा सकती है एग्जाम में। वो 40 साल का हट्टा कट्टा, काला कलूटा, देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही। गोने के पहले दिन दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के भी अनेक कारण हैं।
भाभी की जिद, कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है श्रद्धा कानून? कोई लड़की वाला दो ब्याहू को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 सत करके बैठी है सो बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया है शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मोल लेने जाए? ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा कोई? और सब कुछ छूट जाए, गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। इस कहानी में एक और कहानी समांतर चलती है, वो कहानी भी हमें देखनी है, जो कि महुआ घटवारिन की कहानी है। वो भी बीच में आएगी, उसमें से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। हीराबाई ने हीरामन के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। देखिए, ये जो कहानी है ये निश्चल प्रेम की ही कहानी है। हीराबन की जो निश्चलता है वो पूरी कहानी में दर्शाई गई है। उसके अलावा जो सामंतवाद है और जो गरीबों का जीवन है, दिनचर्या है, उसको भी दर्शाया गया है। साथ ही गाड़ी वालों की समस्याएं इसमें बखूबी दिखाई गई हैं। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर नाम सुनते ही उसकी हंसी छूट गई तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वह हरे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दोहरा हो गया। तो हीराबाई जो है वो कहां की थी? वो कानपुर की थी। नोट कर लीजिए। वाह हरे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नक छवि के नक देखकर सिहर उठा लहू की बूंद। जो उसने कान में, माफ कीजिएगा, नाक में जो पहनी हुई थी उसमें लाल रंग का नक जड़ा हुआ था। उसको देखकर हीरामन जो है वो एकदम भोला किस्म का इंसान है। उसे देखकर उसे लगा कि वो लहू की बूंद है। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नोटंकी कंपनी की औरत को वह बाईजी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वो देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाग गाड़ी के पास आती थी। बाग को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। डबल रोटी और बिस्कुट किसने खिलाया था? हीरामन के बैलों को तो वो खिलाया था सर्कस की जो मालकिन है उसकी बड़ी बेटी ने। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हीरामन होशियार है। कुहासा छटते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया। बस 2 घंटे, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूल आप बर्दाश्त नहीं कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे, दोपहरिया काट कर। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिदागी, नैयर या ससुराल जाती हुई लड़की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस कहानी में। इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। वो कहता है कि मेरी गाड़ी में बिदागी की लदाई है। बिदागी का अर्थ होता है ससुराल से जाती हुई कोई नवविवाहिता। न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। छतापुरा पचीरा कहाँ है? कहीं हो, यह लेकर आप क्या करिएगा? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है। हीरामन एक दिया सिलाई की डिब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों को नन्ही चित्ती कोड़ियों की माला खरीद दी थी। हीरामन ने छोटी छोटी नन्ही नन्ही कोड़ियों की पात। तो बैलों के लिए कोड़ियां उसने कहां से खरीदी थी? मदनपुर मेले से। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। बहुत जगहों का नाम आया है, इनमें से प्रश्न पूछा जाता है और जो गीत आए हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है।
तेगछिया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखलाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया, 2 पेड़ जटामासी बड़ है और एक उस फूल का क्या नाम है, आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ वैसा ही, खूब महकता है, 2 कोस दूर गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तंबाकू में डालकर पीते भी हैं लोग। और उस अमराई की आड़ में कई मकान दिखाई पड़ते हैं, वहां कोई गांव है या मंदिर। हीरामन ने बीड़ी सुलगाने के पहले पूछा, बीड़ी पिए, आपको गंध तो नहीं लगेगी? वही है नामलगर ड्योढ़ी, जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं उसी का दियादी गोतिया है, जा रे जमाना। हीरामन ने जा रे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीरामन ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खोस दिया। हीराबाई की दंत पंक्ति, कौन जमाना, ठुड्डी पर हाथ रखकर साग्रह बोली। नामलगर ड्योढ़ी का जमाना क्या था और क्या से क्या हो गया? हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसे गया? बड़ी हैफ वाली कहानी है, सुनते हैं घर में देवता ने जन्म ले लिया। कहिए भला, आखिर देवता है या नहीं? इंद्रासन छोड़कर मूर्ति भुवन में जन्म ले ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई? सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता, लेकिन नजर का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपनयन में लाट साहब मैं लाटनी के हवा गाड़ी से आए थे, लाट ने भी नहीं पहचाना, आखिर लटनी ने। सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ए मैन राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं, देवता है। तो ये पंक्ति जो है, ये पंक्ति पूछी जाती है, जो लास्ट वाली पंक्ति है, ए मैन राजा साहब सुनो, यह बच्चा नहीं है, देवता है। और ये अगर पंक्ति एग्जाम में दे देता है तो हमें समझना मुश्किल हो जाएगा कि ये हीरामन वाली कहानी तीसरी कसम की भी हो सकती है। तो इसे नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। इस प्रकार की पंक्ति फंसाने के लिए पूछी जा सकती है। और अगर ये पंक्ति एग्जाम में आती है तो ये वाला प्रश्न जो है ये आसान नहीं बल्कि मुश्किल प्रश्नों में गिना जाएगा। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते हुए खूब डैम फैट लैट किया। हीराबाई दिल खोलकर हंसी, हंसते समय उसकी सारी देह दुलकती है। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा कि तब उसे उसके बाद क्या हुआ मीता। इस कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही। यहां पर अंग्रेजों के जमाने में जो हिंदुस्तानियों की जो दुर्गति होती थी उसको दर्शाया गया है। जो काले और गोरे का भेद अंग्रेज लोग करते थे उसको दर्शाया गया है कि काला आदमी काला ही रहेगा, चाहे वह राजा ही क्यों ना हो, उसे उसी दुत्कार की नजर से अंग्रेजी फौज के लोग देखेंगे। साहेब को जैसे अक्ल कहां से पाएगा, हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपने देने लगा देवता। सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। पटपटांग क्या है? हीरामन का मन पल पल में बदल रहा है। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है, देवता आखिर देवता है। पटपटांग, धन दौलत माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। पटपटांग का अर्थ यहाँ पर धन दौलत से है, मालो दौलत से है, मवेशियों से है। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूरों की ओर देखकर लंबी सांस ली, लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़कर 2 बेटा नहीं होगा। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते हैं।
देवता के साथ सभी देव देवी चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई, उसी का मंदिर है। यहां पर देखिए सरस्वती मैया का जिक्र हुआ है। जब उस राजा के घर से नाराज होकर सभी देवी देवता स्वर्गलोक चले जाते हैं, तब वहां पर वो धन दौलत तो लेकर चले जाते हैं, शानो शौकत, हाथी मवेशी सब लेकर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर वो लोग गुण छोड़ जाते हैं। कहते हैं धन दौलत तो हम लेके जा रहे हैं, लेकिन गुण हम छोड़े जा रहे हैं, और वो गुण के रूप में ही यहाँ पर सरस्वती मैया को विद्या रूपेण उनको दर्शाया गया है। ये नोट कर लीजिए कि महल में जो है सरस्वती मैया ही बाकी रह गई थी, बाकी सब देवी देवता छोड़कर चले गए थे। देसी घोड़े पर पाट की बोझ लादे हुए बनियों को आते देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का वंदना गीत गाने लगा। ये वंदना गीत पूछा जाता रहा है नेट के एग्जाम में। जय मैया सरस्वती अरज करत बानी, हमरा पर होखू सहाय हे मैया, हमरा पर होखू सहाय। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ये पूछी जाती रही हैं एग्जाम में कि ये पंक्तियां कौन गाता है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि वंदना गीत के रूप में कौन सी पंक्तियां तीसरी कसम कहानी में आई हैं। घोड़े लद्दे बनियों से हीरामन ने हुलस कर पूछा, क्या भाव पटवा खरीदते हैं महाजन? लंगड़े घोड़े वाले बनिए ने बटगमनी जवाब दिया, नीचे 27, 28, ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हालचाल है भाई? कौन नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है, रोता कंपनी या मथुरा मोहन कंपनी? ये दो नाटक कंपनियों का नाम आया है, रोता कंपनी और मथुरा मोहन कंपनी, इनको नोट कर लीजिए। ये है इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन कंपनियों से ये पूछा जाएगा कि हीराबाई जो है वो कौन सी कंपनी में नौटंकी वाली थी, और ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सी कंपनी में नौटंकी करने गई थी, क्योंकि वो एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में नौटंकी करने जाती है, वो कंपनियां बदलती रहती है। मेले का हाल मेला वाला जाने, हीरामन ने फिर छतापुर पचीरा का नाम लिया। ये छतापुर पचीरा जो है ये असल में किसी गांव का नाम नहीं है जिसको गोली देनी होती है। हीरामन जो है वो बुद्धू बनाने के लिए, दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए, असली बात ना बताने के लिए छतापुर पचीरा गांव का नाम लेता है, जो कि एक मनगढ़ंत नाम है। सूरज 2 बांस ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा, 1 कोस जमीन, जरा दम साध कर चलो, प्यास की बेला हो गई न? याद है उस बार तेगछिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नचाने वाले साहब में झगड़ा हो गया था। जोकरवा ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटा कर किरकिरियाने लगा था। न जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा, हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोंपू में भोंपू भोंपू करके कौन गीत गाते हैं लोग। जा रे जमाना छोकरा नाच की गीत की याद आई हीरामन को। सजनवा पैरी हो गए रे ये हमारो सजनवा, अरे चिठिया हो तो सब कोई बाँचे, चिठिया हो तो हाय करमवा होए करमवा। इस प्रकार का गाना वो गाता है, और जो भी गीत आया है उसको नोट करते हुए चलिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों के ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनवा नटवा का मुंह हीराबाई जैसा ही था। चला गया, कहाँ चला गया वह जमाना, हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय हैं लगता है।
हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया, वह सिर नीचा करके हंसने लगा। अब तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय हैं हीरामन पर। यह महावीर स्वामी जो है ये हनुमान जी को कहा गया है, नोट कर लीजिए इसको भी। तेगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं, हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से। साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने से पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला? कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से। बस इतनी ही दूर में थसथसा कर थक गए। जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिना कर कुछ बोला और बीड़ी सुलगा कर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचा कर रखना चाहता है हीराबाई को। उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई है। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे हुए बगलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धो आइए। यहाँ पर कजरी नदी का जिक्र हुआ है। इस कजरी नदी का नाम नोट कर लीजिए। नदी का नाम आया है, उसका नाम कजरी है। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं नहीं, पांव सीधे हैं, टेढ़े नहीं। लेकिन तलवा इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई। गांव की बहू बेटी को की तरह सिर नीचा कर धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की है, शायद कुमारी ही है। हीरामन टिकटी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर कोहनी डालकर झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कढ़े फूलों को उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 जिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौटकर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी पर पहरा दीजिए, मैं आता हूं तुरंत। हीरामन ने अपना सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटकाकर चला। उसके बैलों ने बारी बारी से हुक हुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलटकर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी है, लौट कर आता हूं तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन हीराबाई को नहीं मालूम। कजरी की धार को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उछटी हुई नींद लौट आई थी। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया है। तो जलपान के लिए क्या लेकर आया था, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो दही चूड़ा और चीनी लेकर आया था। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आंखें खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी, आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुरोध। इतनी चीजें कहां से ले आए? इस गांव का दही नामी है, चाहे तो फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा। यानी कि ऐसा दही जो है इसी गांव में मिलता है, आगे तो आपको ऐसा दही फारबिसगंज में ही मिल पाएगा। हीरामन की देह की गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। इस हीरामन लजा कर बोला, अच्छी बात, आप खा लीजिए पहले। पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ा गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छीट कर चूड़ा निकाल कर दिया। इस धन है। हीरामन ने देखा भगवती मैया भोग लगा रही है।
लाल होठों पर गोरस का परस। पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है। दिन ढल गया, टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक साथ ही खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेगछिया के पास रुकी हैं। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ा कर उठा, टप्पर के अंदर झांक कर इशारे से कहा, दिन ढल गया। माफ कीजिएगा। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही है, पास ही कुड़मागाम। तो डॉक्टरनी को वो डॉक्टरनी कहता है। इस शब्द को भी नोट कर लीजिए। हीराबाई छत्तापुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ी तो उसने हंसकर पूछा, पत्तापुर छपीरा। हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए हीरामन के। पत्तापुर छपीरा, हा हा, वे लोग छत्तापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे, उनसे कैसे कहता, ही ही। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। तो ये जो गीत है ये किसने गाया है? ये बच्चों ने गाया है। इसको नोट कर लीजिए। ये गीत पूछा जा सकता है, क्योंकि गीत पूछा जाएगा तो हमारा ध्यान हीरामन और हीराबाई पर ही जाएगा, बच्चों पर ध्यान बहुत जल्दी नहीं जाएगा। तो इसको स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए। हीरामन हंसा, दुल्हनिया लाली लाली डोलिया दुल्हनिया पान खाती है, दुल्हनिया की पगड़ी में मुंह पोंछती है। ओ दुल्हनिया, तेगछिया गांव के बच्चों को याद रखना, लोटती बेर गुड़ का लड्डू लेते आइयो, लाख बरिस तेरा दुल्हा जिए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। हर आंगन से झांक कर देख रही हैं औरतें। मर्द लोग पूछते हैं कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वह गुनगुनाने लगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहां पैदल ही जाना है। ये वाला जो गीत है ये हीरामन गाता है। इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि गीत और गीतों का क्रम पूछा जाता है एग्जाम में। मिलान वाला प्रश्न भी आता है। एक तरफ गीतों का नाम दिया होगा, एक तरफ पात्रों का नाम, और पूछा होगा कि सही मिलान कीजिए कौन सा गीत किस पात्र का है। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन मेम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया, गांव की बोली आप समझिएगा। हूं। हीराबाई ने गर्दन हिलाई, कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप, फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इतना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको, तब लीक छोड़नी होगी। चालू रास्ते में गीत कैसे गा सकता है कोई? हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे अब। चालू लीक को काटते देखकर हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहो गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेलीक कहां उधर? हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते हुए जवाब दिया, कहां है बेलीकी? वह सड़कपुर नननपुर तो नहीं जाएगी। फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की यही बुरी आदत है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। अरे भाई, तुमको जाना है जाओ, देहाती बुच्च सब।
नननपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुलकी चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी, यानी कि अब वो उछल उछल कर तेज दौड़ते हुए नहीं चल रहे थे, वो अब दौड़ नहीं रहे थे बल्कि तेज चलने लग गए थे। हीराबाई ने देखा सचमुच नननपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया है कि डर भय की कोई बात नहीं उठती है मन में। हीरामन ने पहले जी भर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाए हुए है? हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवारिन, यहां से महुआ घटवारिन की एक और कहानी शुरू होती है। पहले राजमहल की राजा वाली एक कहानी आई थी, अब महुआ घटवारिन की कहानी आएगी। वह बोला, अच्छा जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है, कथा भी है। कितने दिनों के बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा कर दिया। जय भगवती। आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता है। सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ घटवारिन की कई पुराने घाट हैं। इसकी मुलुक की थी महुआ, इसी मुलुक की यानी इसी देश की थी तो वह घटवारिन, लेकिन 100 सतवंती में एक थी। माँ बाप दारू ताड़ी पीकर उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी, बहुत बड़ी नजर चालाक, रात में गांजा दारू अफीम चुराकर बेचने वाले से लेकर तरह तरह के लोगों के साथ उसकी जान पहचान थी। सबसे घुट्टा भल हेल मेल। महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी राक्षसनी ने। जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुना कर गला साफ किया। हे सावना भादवा केरा उड़मल नदिया गे में मैं यो ओ मैया गे रैनी भयावनी हे ए तड़का तड़के धड़का करेज आ मोरा कि हम हूँ जे बार नानी रे ए। ओ माँ, सावन भादो की उमड़ती हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है। मैं बारीक क्वारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है। अकेली मैं जाऊं घाट पर, सो भी परदेसी राही बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए। सत माँ ने अपनी बज्जर किवाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़बड़ा उठे और हरहरा कर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन में कलेजे से सटा कर रखती अपनी महुआ बेटी को। गे मैया, इसी दिन के लिए, यही दिखाने के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई। क्यों वह अकेली मर गई? जी भर कर कोसती हुई बोली। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर केहनी गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देखती रही है। खोई हुई सूरत भला कैसे भोली लगती है। हीरामन ने गले में कपकपी पैदा की। ऊहू रे डाइनिया मैया मोरी ई नोनवा चटाई काहे नहीं मारली सोरी घर एही दिनवा खातिर छिनरो धिया तेहू पोतली की नेनू दूध उगटन। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाखा भी समझती हैं कुछ या खाली गीत ही सुनती हैं? हीरा बोली, समझती हूँ। उगटन माने उबटन। यहाँ पर ये शब्द नोट कर लीजिएगा। उगटन का अर्थ यहाँ पर उबटन है जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस सो रोने धोने से क्या होए? सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था। महुआ का बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और माफ कीजिएगा, माझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव परवाली चिड़िया की तरह उड़ गई। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया।
चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूद पड़ा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, सो भी भरी भादों की नदी में। महुआ असल घटवारिन की बेटी है। मछली भी भला थकती है पानी में। सफरी मछली जैसी फरफराती पानी चीरती भागी चली जा रही है, और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कर कहता है, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारा साथी हूं, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई और बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलट कर देखती भी नहीं, और वह थक गया है तैरते तैरते। तो जो नौकर है, जो सौदागर का नौकर था, वो तैरते तैरते थक गया है, और हमारा हीरामन उस नौकर की जगह स्वयं को देखता है। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा दिया। महुआ ने जो है इस बार क्या लग रहा है उसको कि महुआ ने अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई है। उसने महुआ को छू लिया, पा लिया, और उसकी थकान दूर हो गई है। 15-20 साल की उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया है। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थसथसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद दिया है किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। इस आसिन कार्तिक की सूरज 2 बांस दिन रहते ही कुम्हला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही नननपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है, कदम खोल कर और कलेजा बांध कर चलो, ए छी बढ़ के भैयन, ले ले ले, ए हे ये। नननपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता। याद नहीं चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियां थी, सबको कैसे मात किया था। हाँ वह कदम निकालो, ले ले ले। ननकपुर से फारबिसगंज 3 कोस, 2 घंटे और। तो नननपुर से फारबिसगंज की दूरी इसमें बताई गई है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है पंक्ति कि नननपुर से फारबिसगंज कितनी दूर था। तो ये 3 घंटे दूर था, माफ कीजिएगा 3 कोस दूर था, और इसमें जो है 2 घंटे लगने वाले थे इस रास्ते में। तो दोस्तों ये कहानी अभी और भी बहुत लंबी है, देख लेते हैं। अभी बहुत लंबी ये कहानी है, अभी आधी ही कहानी हुई है। एक क्लास में ये पूरी नहीं हो पाएगी, इसको हम दूसरी क्लास में पूरी करेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी। आप लोग भी फिर सुस्ता सकते हैं। इतनी लंबी क्लास इस कहानी की होना ठीक नहीं है। इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। अपनी तैयारी एकदम चौकस रखिए, हमारे साथ में जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमें प्रेरणा देता है। दोस्तों हम आपके लिए पूरा मैटर फ्री में लाने वाले हैं, सब कुछ आपको फ्री में उपलब्ध करवाने वाले हैं। कुछ भी 1 पैसा भी आपका नहीं लगेगा। कोई भी पूरा सिलेबस एकदम फ्री में नहीं करवाता है। YouTube पर आपको इसी चैनल पर पूरा सिलेबस मिलेगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।